Good morning, class 8. Take out your social book, geography, and open page number 172. Okay. The name of the chapter is Major Crops. Okay? Major Crops. मतलब ये चैप्टर क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग, जिसके सहारे हम लोग जी रहे हैं, रह रहे हैं, खा पा रहे हैं, एनर्जी पा रहे हैं, उसके बारे में चैप्टर है जो आप डेली देखते हो, जो आप डेली सुबह दोपहर शाम खाते हो, पीते हो, ठीक है। उसमें इन सारी चीज़ों का यूसेज होता है। तो अब उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। जरा खाते तो हैं उसको, जरा पढ़ भी लिया जाए क्रॉप्स के बारे में। क्रॉप्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो देखो बता रहा है क्या, कह रहा है कि वैरायटी ऑफ क्रॉप्स पूरे वर्ल्ड में आप अगर देखो तो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो है वो बोए जाते हैं, हार्वेस्ट किए जाते हैं और खाए जाते हैं। अभी हमारे इंडिया में भी बहुत कुछ ऐसा बोया जाता है जिसको शायद आपने जिसका नाम ना सुना हो या जो आप नहीं खाते हो। जैसे बहुत कम लोगों ने आप में से मक्के की रोटी खाई होगी, बहुत कम लोगों ने आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने बाजरे की रोटी खाई होगी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, सामा है, कोदो है, मतलब एन नंबर ऑफ ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्रॉप्स होते हैं जिसको कि हम लोग खाते थे या पीते थे या खाते हैं, पीते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, ठीक है, या उनको खाते पीते हैं फिर भी उनके बारे में नहीं जानते। तो आइए देखते हैं, उसमें बड़ा मज़ेदार चैप्टर है। देखिए क्या है, कह रहा है कि अ क्रॉप्स इज एनी कल्टिवेटेड प्लांट। क्रॉप क्या है, वो ऐसा कल्टिवेटेड प्लांट है चाहे अलग चाहे फंगल, कुछ भी जिसको कि हार्वेस्ट किया जाता है फूड के लिए या क्लोथिंग के लिए या लाइव स्टॉक्स के लिए, ठीक है, लाइव स्टॉक्स प्रोडक्ट्स के लिए या बायोफ्यूल के लिए या मेडिसिन के लिए या किसी और भी चीज़ के लिए। मतलब जिसको भी ऐसे जो भी पौधा जिसको काटे, जैसे आप कहोगे कि फंग में क्या कहते हैं कि इसमें एक चीज़ है, जैसे आप मशरूम खाते हो तो मशरूम जो है वो कोई अनाज नहीं है, ठीक है, या मशरूम कह लीजिए कि मशरूम जो है एक तरह का फंगल है, ठीक है, जो कि उगता है। चाहे साइंस में शायद थोड़ा कमजोर फंगल या एल्गा में से कुछ शायद मेरे हिसाब से फंगल है, ठीक। तो जो भी चीज़ें, जो भी प्लांट फंगल या एल्गा जो कि हम हार्वेस्ट करते हैं, उगाते हैं और फिर हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं ताकि हम जो है कि उससे अपना पेट भर सकें, खा सकें उसको, या उसको मेडिसिन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें, या उसको लाइव स्टॉक्स को खिला सकें। लाइव स्टॉक्स मतलब जानवर, कैटल्स जो हम अपने यहाँ रखते हैं, ठीक है, चाहे आपका वो गाय भैंस हो गई, बकरी हो गई, ठीक है, जो भी लोग रखते हैं, तो या बायोफ्यूल के लिए यूज़ कर सकें। तो जो भी चीज़ें मतलब उगाते और हार्वेस्ट होती है, ठीक है, प्रोडक्शन होता है, हार्वेस्टिंग होती है उसकी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं, ठीक। अब कह रहा है कि क्रॉप्स को क्लासीफाई कर दिया गया दो तरह से, एक फूड क्रॉप्स, दूसरा कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स क्या है, कौन कौन सी क्रॉप्स जो कि फूड क्रॉप्स हैं। तो फूड क्रॉप्स को फर्दर डिवाइड किया गया दो पार्ट में, एक सीरियल, दूसरा पल्सेस। सीरियल क्या, फूड क्रॉप्स मतलब क्या, ऐसे क्रॉप, देखो फूड क्रॉप्स प्रोवाइड फूड, ये हमें खाना देता है, ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन को इसकी ज़रूरत है, ठीक है। दे आर मेनली ग्रोन फॉर ह्यूमन कंजप्शन, हम लोग के कंजप्शन के लिए मेनली इसको बनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, सीरियल्स आते हैं और पल्सेस आते हैं। अब बात आती है कि सीरियल्स क्या है, कौन सा सीरियल जो टीवी में देखते हैं वो वाला सीरियल नहीं, ये दूसरा सीरियल है। देखो सीरियल क्या होता है, तो बेटा बता रहे हैं कि सीरियल्स वो प्लांट्स होते हैं जिसको कि वो ग्रेन्स होते हैं जिसको कि हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है राइस, वीट, मेज, मिलेट, ये सब इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। बिना चावल, चाहे तो चावल दाल घर में बनता है, कभी रोटी सब्जी बनती है, ठीक है, मेज भी बनता है, कभी कभी मक्का भी बनता है, मिलेट्स भी बनते हैं। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन्स जो हैं, ये फूड क्रॉप्स जो है वो सीरियल्स में आते हैं। पल्सेस में क्या आती है, पल्सेस में तो दाल आती है, ठीक है। खैर पल्सेस को भी आगे पढ़ेंगे, पहले सीरियल्स के बारे में पढ़ लें। सबसे पहले राइस के बारे में बता रहे हैं। चावल, देखो चावल क्या कह रहा है, चावल जो है सबसे कॉमन फूड है, बहुत जगह आप तमिलनाडु से लेके वेस्ट बंगाल में लेके आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र चले जाओ, यहाँ पे चावल बहुत ज़्यादा आता है। हमारे यूपी वगैरह में भी चावल हम लोग अच्छे से खाते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि इट इज़ अ स्टेपल फूड
फॉर मेनी। स्टेपल मीन्स क्या होता है, देखो मीनिंग भी दिया है स्टेपल को, बता रहा है an important food produced that people eat or use regularly। स्टेपल मीन्स ऐसा फूड जो कि डेली बेसिस पे लगभग खाया जाता है। सबके यहाँ डेली लगभग चावल तो बनता ही है, हमारे यहाँ और आपके यहाँ भी बनता होगा, ठीक है। तो एक टाइम हम लोग चावल का कई सारा फॉर्म है, आप तहरी बना सकते हो, या आप आज के समय ये चूड़ा मटर बनता है, तो चूड़ा मटर बनता है तो चूड़ा किस चीज़ का होता है, चावल का ही होता है। धान को कूट के चूड़ा बनाया जाता है, जान जाओ, चावल से ही चूड़ा बनाया, ठीक है। तो धान मीन्स पैडी। पहले आप सीधे चावल नहीं होता है खेत में कि जो है कि प्लास्टिक बैग्स में चावल हो गया, नहीं, पहले पैडी होता है, धान होता है। धान होने के बाद उसको जो है कि कूटा जाता है, धान जब कूटा जाता है उसको उसमें से छिलके से उतारे जाते हैं, तो उसमें से चावल निकलता है, तो फिर वो हम खाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें है, बता रहे कि स्टेपल फूड है, लगभग रोज हम लोग यूज़ करते हैं इसको। क्या कह रहा है, राइस को एवरेज टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री से 25 डिग्री के आसपास, और इसको रेनफॉल थोड़ी ज़्यादा चाहिए, 150 से 200 सेंटीमीटर इसको रेनफॉल चाहिए। कहते हैं कि जितना पतला चावल होता है, जैसे चावल मोटा भी होता है और पतला भी होता है, खा के नहीं मोटा होता है चावल, चावल की वेराइटीज होती हैं बेटा, कई सारे तरह के चावल होते हैं, जैसे आपका GR32 है, ठीक है, फिर आपका मिनी मोगरा है, फिर आपका जो है कि क्या कहते हैं इंडिया गेट्स बासमती राइस जो आप सुनते हो, तो अलग अलग तरह के राइस होते हैं और उसका अलग अलग प्राइस होता है। जितना छोटा और मोटा उतना सस्ता, जितना लंबा और पतला उतना महंगा, ठीक है, पतले लोगों की पूछ ज़्यादा है, ठीक। तो वही कह रहा है कि जितना जो राइस में जो ज़्यादा मोटा होता है, पतला होता है, छोटा होता है, मोटा होता है, उसको बहुत पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, पानी की ज़रूरत तो पड़ती है लेकिन बहुत नहीं। लेकिन जितना पतला राइस होता है, जितना हाई क्वालिटी का राइस होता है, उतना ज़्यादा उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए उसके एक्सपेंस भी बढ़ते हैं, इसीलिए वो महंगा मिलता है, ठीक। बता रहा है कि ग्रोन बेस्ट इन अलुवियल क्ले, जो कि आपके यहाँ मिलता है, अलुवियल सॉइल में सबसे अच्छे से होता है ये फर्टाइल अलुवियल सॉइल। Rice is found in the flooded rivers, valleys and plains। हर जगह flooded rivers, valleys, plains हर जगह मिल जाता है। Chemical fertilizers and insecticides are used to in cultivation of rice crops। Rice cultivated because of labor है क्या, चावल उगाने के लिए लोग इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं ताकि चावल ज़्यादा से ज़्यादा होगे, केमिकल का यूज़ करते हैं ताकि इसको कोई कीड़ा ना खाए। और बता रहा है कि राइस जो है कि बहुत लेबर लेता है, बहुत मेहनत लेता है चावल। पहले आपको उसको क्या कहते हैं कि बिया डालना होगा, ठीक है, उसके बाद फिर उसको रोपनी करनी है, सोहनी करनी होगी, फिर वही सोहन डाला जाता है, बीज डाल के जब वो थोड़ा थोड़ा उग जाता है, फिर उसको जड़ से आराम से धीरे से उखाड़िए, फिर उसको दूर 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 एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगाइए, रोपनी सोहनी, ठीक है। तो बड़ा मेहनत लेता है चावल, तब जाके एक बढ़िया चावल आपको खाने को मिलता है, ठीक। बता रहा है कि मेन फूड है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन का, और बता रहा है कि कहाँ मेनली ग्रोन किया जाता है, तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, कोरिया, ठीक है, ये लीडिंग राइस के प्रोड्यूसर हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा राइस होता है। और कुछ और भी कंट्रीज जहाँ पे राइस होता है, जैसे कि जापान हो गया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया, यहाँ पे भी होता है। USA और स्पेन और इटली, रशिया, यहाँ पे भी राइस होता है। इंडिया के बारे में बात करें तो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु और आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, ये सब जगह राइस बहुत ज़्यादा बोया जाता है, ठीक। 2 टाइप ऑफ राइस बता रहा है, लोलैंड राइस आर ग्रोन इन द रिवर बेसिन। लोलैंड राइस में आपको रिवर बेसिन में ग्रो किए जाते हैं, डेल्टा एंड कोस्टल प्लेन में, एंड अपलैंड राइस जो है वो टेरिस हिल स्लोप पे लैंड राइस जो है ग्रो किया जाता है। राइस के बाद आते हैं हम वीट पे। भाई आटा, बिना आटे के तो काम चलता नहीं। वीट जब आप पीसते हो, जब गेहूँ पीस लेते हो, वीट को हिंदी में गेहूँ बोलते हैं, तो क्या होता है, आटा बनता है। आटा नहीं पिसवाया जाता है, गेहूँ पिसवाया जाता है, ठीक है। तो वीट जो है आपका दूसरा भी, ये भी एक बहुत ही स्टेपल फूड है एक तरीके से, इसके बिना भी काम नहीं चलता। वाई रोटी से लेके ब्रेड तक वीट से ही बनता है, ठीक। इसको भी माइल्ड लैटिट्यूड ड्राई सब मतलब ऐसा ही रीजन चाहिए,
प्लस टेम्परेचर इसका 15 डिग्री से होना चाहिए। स्टार्टिंग में जब आप बो रहे हो तो 15 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती, रेनफॉल ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, ठीक है। इट नीड फ्रॉस्ट फ्री कूल एंड मॉइस्ट वेदर, इसलिए इसको ठंडी में बोया जाता है, गर्मी में काटा जाता है। गेहूँ ठंडी में बोया जाता है, गर्मी में काटा जाता है। बेस्ट इन सैंडी लूमी एंड ब्लैक सॉइल, सबसे अच्छा सैंडी लूमी और ब्लैक सॉइल ये होता, ठीक है। फिर बहुत सारे रीजन्स भी हैं जहाँ इसको बोया जाता है। अब देखिए इसके बाद हम आते हैं मेज पे। मेज क्या है भाई? मेज इज यूज बोथ एज फूड ग्रेन एंड फोडर, फूड की तरफ यूज होता है, फोडर्स की तरफ यूज होता है। इट इज पॉपुलरली नोन एज कॉर्न इन यूएसए में कॉर्न कहा जाता है। अब भाई आप जान ही रहे हो, मेज को कॉर्न कहते हैं हम लोग। स्वीट कॉर्न खाते हैं, कॉर्न पिज्ज़ा खाते हैं, आजकल तो स्वीट कॉर्न की सब्जी भी लोग बनाते हैं। और बेबी कॉर्न खा रहे हो आजकल, एकदम चपक के लोग रेस्टोरेंट में बेबी कॉर्न खाते हैं, ठीक। तो मेज कैसा टेम्परेचर रिक्वायर है? 20 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द सीजन, 5 से 70 सेंटीमीटर रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल की जरूरत नहीं है इसको। ग्रोन वेल इन द ड्रेन फर्टाइल सॉइल, जो ड्रेन जिसमें मतलब पानी रुकता ही नहीं है, बह जाता है, ऐसे सॉइल में अच्छे से उगता है। यूएसए इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेज का। और भी कंट्रीज हैं जो कि इसको उगाती हैं, जैसे चाइना, रशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, ये सब इसको प्रोड्यूस करती हैं। इंडिया में मेज सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, राजस्थान, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में होता है। अब तो भुट्टे को जल्दी हम बढ़ नहीं देते कि भुट्टा बाद में बढ़ेगा, पहले इसको बेबी कॉर्न बना के। अब तो पूरे सीजन 2400 घंटे मिल जाएगा आपको, 12 महीने मिलता है आपको ये मेज, ठीक है। और देखिए क्या कह रहा है, मिलेट्स की बात कर रहा है, तो कोर्स ग्रेन लाइक ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है, कॉल्ड मिलेट, जो ऐसे चीज़ों को मिलेट्स कहा जाता है। जैसे ज्वार हो गया, जौ, हिंदी में जौ कहते हैं, बाजरा हो गया, ठीक है, रागी हो गया, तो ये सारी चीज़ें मिलेट्स कही जाती हैं। ये हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल इसको भी चाहिए, बहुत गर्मी होनी चाहिए और रेनफॉल कम होनी चाहिए। लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल में आराम से हो जाता है। कंट्रीज ग्रोइंग मिलेट, जो मिलेट जहाँ होता है, आज बात कर रहा है, जैसे जौ की रोटी पहले हम लोग खाते थे, अब तो सब लोग गेहूँ की रोटी खाते हैं। लेकिन ये माना जाता था कि पहले गेहूँ बहुत महंगा हुआ करता था, तो लोग जौ की रोटी, बाजरे की रोटी ही खाते थे। और किसी पार्टी फंक्शन में जौ की रोटी या जौ की वीट की रोटी या वीट की पूरी रोटी, ये बड़ी बात होती थी। यार उसके यहाँ गेहूँ की रोटी बनी, ये बड़ी बात हुआ करती थी। आज सभी लोग गेहूँ की रोटी खा रहे हैं। आज तो ये महंगा हो गया है, आपका ज्वार और बाजरा महंगा हो गया है, तो इसको लोग कम खा रहे हैं, तो लोग उगा भी कम रहे हैं। और इसको खाने से भाई पेट बहुत अच्छे से क्लियर होता है, डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होती, मोटा अनाज होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलेट्स खाने से होती हैं, लेकिन आज इसको लोग कम उगा रहे हैं, तो कम खा रहे हैं, ठीक। तो इंडिया में बताया, ये मेन जो कंट्रीज है, इंडिया है, चाइना है, ठीक है, नाइजीरिया है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ? राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका में मिलेट्स उगाए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हम पल्सेस। पल्सेस मतलब दाल, ठीक है, अरहर की दाल हो गई, ठीक है, और फिर आपका ये चने की दाल हो गई, ग्राम हो गया, किडनी बीन्स हो गई। किडनी बीन्स क्या होती है? किडनी बीन्स किडनी की तरह होती है, बताओ क्या होती है? किडनी बीन्स किडनी की तरह दिखती है एकदम। अरे राजमा चावल खाते हो ना, वही राजमा, ठीक। चिकपी, ठीक, तो ये सारे वही मतलब चने की दाल है, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, बहुत तरह की दाल हम लोग उगाते हैं और खाते हैं, ठीक। पल्सेस आर एडिबल सीड्स ऑफ क्रॉप्स सच एज पी, बीन्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं। बेटा पल्सेस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दिया है, हल्का सा दिया है। इसके बाद कैश क्रॉप्स पे आइए, जो दूसरा डिवीजन था। ये तो आपका फूड क्रॉप्स हो गया। अब कैश क्रॉप्स पे आइए। कैश क्रॉप्स मतलब जिससे पैसे मिलते हैं खूब सारे आपको, जो केवल बेचने के पर्पज़ से ही बनाया जाता है, खाने के पर्पज़ से नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है इसमें, देखो दे भी रहा है, कैश क्रॉप्स ऑल्सो कॉल्ड कमर्शियल क्रॉप्स। ये कमर्शियल है, सिर्फ बेचने के लिए ही इनको उगाया जाता है, इनसे अपना कोई संबंध नहीं है। जैसे आपका कॉटन हो गया, कॉटन तो खाओगे नहीं ना, कॉटन तो खा नहीं सकते, कॉटन केवल बेच ही सकते हैं, क्योंकि कॉटन से बनेगा क्या? रुई, रुई से बनेगा थ्रेड, थ्रेड से बनेंगे कपड़े। कॉटन हो गया, जूट, जूट बैग्स होते हैं, जूट
से भी वही हाल है, जूट भी नहीं खा सकते। टी और कॉफ़ी, भाई टी और कॉफ़ी पीते हैं थोड़ा बहुत विपरीत, ये हल्का फुल्का जरूरत पड़ता है, ऐसा थोड़ी कि आदमी 24 घंटे टी खाना है, नहीं, टी नहीं मिलेगा तो ज़िंदगी नहीं चलेगी, ऐसा नहीं होता। कॉफ़ी नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे, ठीक है, भूख लगी रहेगी, अब ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कैश क्रॉप्स हैं, ये बेचे जाते हैं, मेनली उगा करके इनको बेचने के लिए कमर्शियल पर्पज से इनका इरिगेशन किया जाता है। रबर हो गया, रबर भाई अब ऐसा थोड़ी कि अपना रबड़ का प्लांट है तो सब लोग रबड़ का टायर बनाएंगे, नहीं, रबड़ का टायर रबर प्लांट है तो रबर उसमें से निकाल करके उसको बेचा जाएगा, उसी से काम होगा। फिर आपका शुगर केन हो गया, गन्ना, गन्ना भाई थोड़ा बहुत तो खाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है भाई, अरे बहुत है तो 10 20 50 100 ट्रक ले लो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर बेचेंगे ही इसको। गन्ना जाता है लद के ट्रैक्टर का ट्रैक्टर लगता है और सीधे चला जाता है मशीन पे, कांटे पे, और वहाँ पे जाके ट्रैक्टर ही तौला दिया जाता है, ठीक। फिर बाद में क्या किया जाता है कि ट्रैक्टर उतार के जब ट्रैक्टर खाली किया जाता है तो फिर ट्रैक्टर तौल दिया जाता है, पता चल जाता है कि कितना किलो आपका जो है कि वो था गन्ना। और शुगर केन से फिर क्या बनता है, शुगर केन से चीनी बनती है, शुगर मिल्स में जाता है तो वहाँ चीनी बनती है, लोग गुड़ बनाते हैं, राब बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम शुगर से होता है, तो शुगर केन भी जो है वो कैश क्रॉप्स ही है, ठीक। तो अब आइए इसमें जो दिया है उसको पढ़ लें। पहला फाइबर है, 2 डिविजन इसमें भी किया गया ना, कैश क्रॉप में भी 2 डिविजन है, फाइबर और प्लांटेशन क्रॉप, ठीक। फाइबर और प्लांटेशन में क्या फर्क है, फाइबर जो सिर्फ फाइबर के लिए यूज होता है, यानी कि जैसे कॉटन हो गया और जूट हो गया, ये सब कपड़े वपड़े बनाने के लिए होता है, इसको खाया पिया नहीं जाता। तो ये आपके फाइबर्स में आ गए, ये फाइबर है, इससे थ्रेड बनता है, जूट बनते हैं, कपड़े बनते हैं, ठीक। देखो फाइबर क्रॉप्स आर दोज ग्रोन टू मेक पेपर, ठीक है, क्लोथ, रोप, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं फाइबर क्रॉप से। कॉटन के बारे में जान ही गए हो कि सबसे इम्पोर्टेंट फाइबर है भाई, इसके बिना तो कपड़े ही नहीं बनेंगे, क्या पहनेंगे हम लोग, ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, कुछ नहीं रहेगा, सब लोग शेम भी करेंगे, इसलिए भाई ये बहुत जरूरी है। उसके बाद ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में ये होता है, ठीक है। और भाई फाइबर क्रॉप सीधे है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इसको बहुत ज़्यादा डिमांड करती हैं। कॉटन जो है बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग स्टेपल कॉटन, ठीक। अच्छा, डिविजन्स में बता रहा है कि बहुत सारे डिविजन्स हैं इनके भी। कॉटन रिक्वायर्स टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर 25 डिग्री का चाहिए, 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। ब्लैक और लावा सॉइल जो होता है वहाँ पे बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अलुवियल सॉइल में भी, अलुवियल लोमी में भी इसको प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन बेसिकली ये ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छा होता है। केमिकल फर्टिलाइजर जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कॉटन ग्रो किया जा सके, उसमें कीड़े ना लगे, बस, ठीक है। और ये कंट्रीज बता रहे हैं, यूएसए है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, बहुत सारी कंट्रीज बता रहे हैं कि यहाँ पे उगाती हैं इसको। इंडिया में ज़्यादातर ये महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में होता है। इसके बाद हम जूट पे आ रहे हैं। जूट भी एक इम्पॉर्टेंट फाइबर है, पॉपुलरली नोन एज गोल्डन फाइबर, इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है और चीपेस्ट भी होता है, बहुत सस्ता भी होता है जूट, और बहुत मजबूत भी होता है, इसीलिए जूट की रस्सियाँ बनती हैं, जूट के बोरे बनते हैं, ठीक है, दरियाँ बनती हैं इससे। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग रोप, गूनी बैग, मैं बता रहा है, रोप बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए, पैकिंग मटीरियल बनाने के लिए, टेक्सटाइल प्रोडक्ट बनाने के लिए, सैक बनाने के लिए, पूरा, ठीक है, मैट्स बनाने के लिए, कारपेट्स बनाने के लिए। कारपेट देखो इसके बहुत महंगे कारपेट मिलते हैं जूट के बनाने के। जूट रिक्वायर हॉट एंड वेट क्लाइमेट, इसको हॉट और वेट क्लाइमेट चाहिए, 25 डिग्री के आसपास इसको टेम्परेचर चाहिए, और उससे ज़्यादा ही चाहिए बेसिकली, और मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए, प्लस रेनफॉल जो चाहिए वो भी 150 प्लस चाहिए इसको, ठीक। मतलब इसको पानी भी ज़्यादा चाहिए और गर्मी भी ज़्यादा चाहिए। अलुवियल सॉइल में ज़्यादातर ये उगाया जाता है, ठीक है। इंडिया का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल, हुगली रिवर के पास। बांग्लादेश में जो है कि इसको मेन प्रोडक्ट है बांग्लादेश का जूट, ठीक। और भी कुछ कंट्रीज हैं, ब्राज़ील है, चाइना है, थाईलैंड है, मलेशिया है, म्यांमार है। बेसिकली ये पानी के बाद बहुत अच्छे से, पोर्ट्स के बाद बहुत अच्छे से होता है, इसलिए इसको वहाँ पे भाई रिवर का होना बहुत जरूरी है। खत्म हो गया आपके फाइबर क्रॉप्स, अब आते हैं प्लांटेशन करना पड़ता है, प्लांट करना पड़ता है, ठीक।
The term plantation crop refers to those crops which are cultivated on extensive scale in the large area owned or managed by the individual or company. प्लांटेशन क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिसको कि बड़े बड़े एरिया में किसी कंपनी या किसी इंडिविजुअल के द्वारा मैनेज किया जाता है और यूज बनाया जाता है, यूज किया जाता है बहुत बड़ी बड़ी एरिया। ठीक, इसी को हम प्लांटेशन क्रॉप्स कहते हैं। आप टी के बारे में जानते हो, कॉफ़ी के बारे में, रबर, शुगर के सब जान ही रहे हो आप। बता भी चुका आपको कि भाई टी क्या है, इंपॉर्टेंट प्लांट है। आज के बिना चाय पी लोगों की सुबह नहीं होती, ठीक, चाय जरूरी होती है, बच्चों को लेकिन नहीं पीनी चाहिए। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे देश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब से ब्रिटिशर्स आए उन्होंने हमें चाय पीना सिखा दिया। हाँ, अब तो ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई मेहमान आए तो पानी दो, उसके बाद चाय जरूरी दो, चाय नहीं दो या कॉफ़ी नहीं दो तो बड़ा ऑकवर्ड लगता है, या वो लोग को लगता है कि ये लोग कुछ पिए नहीं। और सबसे आसान भी है, खट्टे से बनाया, छट से पचा दिया, ठीक है, चाय पी लिए लोग, हाँ चलो हो गया, मतलब हाँ कंप्लीट मेहमान नवाजी कर ली हम लोगों ने अगर चाय खाने पिला दिया तो। ठीक, हाई टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल भी ज़्यादा चाहिए, स्लोपी सरफेस पे होता है, पानी लगना नहीं चाहिए, ड्रेन हो जाना चाहिए पानी। ठीक, इसीलिए जो है कि हिली एरिया में ज़्यादा उगाया जाता है। बहुत चीप लेबर है इसका, लेबर्स बहुत चीपली मिल जाते हैं इसको। और बता रहा है कि वुमेन लेबर्स जनरली इसमें इंगेज होती हैं क्योंकि इसमें बहुत पेशेंस का काम होता है। इंसान में जो मर्द और औरत है, तो औरत के पास इक्वालिटी बहुत अच्छी है, पेशेंस बहुत होता है, मर्दों के पास नहीं होता पेशेंस। आदमियों के पास पेशेंस नहीं होता, सिर्फ झगड़ा कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं रोड पर, लेकिन औरतों के पास पेशेंस बहुत होता है। तो इसीलिए लोगों को ऐसे काम दिए गए, जैसे कि प्लांटेशन क्रॉप्स आदमी कर ही नहीं पाएगा, काट पीट के सब रख बेकार कर देगा, लायक ही नहीं उसको काम करना। इसीलिए औरतें घर संभालती हैं, घर चलाती हैं, क्योंकि उनके पास पेशेंस बहुत अधिक होता है। ठीक, और इंसान आदमी के पास पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है, इसलिए जो है कि कोई काम नहीं कर सकते। तो लॉट ऑफ चीप लेबर्स, हाँ खैर वुमेन लेबर्स रखी जाती हैं और वो अपने हाथ से प्लग करती हैं, बड़े प्यार से तोड़ करके उसको अपनी टोकरी में डालती हैं और उसके बाद उसको ले जाती हैं। टी जापान में, इंडोनेशिया, केन्या, युगांडा, बांग्लादेश में गया था। टी इंडिया में भी ग्रो की जाती है बहुत ज़्यादा, आसाम, वेस्ट बंगाल, केरल और तमिलनाडु वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं टी। अब आगे चलते हैं कॉफ़ी भी भाई इंपॉर्टेंट बेवरेज। आज के भाई मॉडल लोग कॉफ़ी ही पीना पसंद करते हैं, चाय पीना नहीं पसंद करते, तो कॉफ़ी पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कह रहा है कि इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम बीन्स ऑफ कॉफ़ी प्लांट की बीन्स इसको दिया जाता है। 3 मेन वैरायटी है इसमें, अरबिक और रोबुस्टा और लाइबेरिया। ठीक है, ये 3 वैरायटी है इसकी। इसको टेम्परेचर ह्यूमिड चाहिए, बहुत वार्म नहीं है, बहुत ठंडा भी नहीं, ह्यूमिड चाहिए, वार्म और ह्यूमिड मतलब 14 से 26 डिग्री के आसपास, रेनफॉल 150 के आसपास। इसको भी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा चाहिए, ड्रेनेज हो जाना चाहिए, इसका भी वेट ड्रेन सॉइल होना चाहिए। ठीक, 3 मीटर अपार्ट अर्चन एनुअली साल में एक बार काटा जाता है और एक कॉफ़ी प्लांट से दूसरे कॉफ़ी प्लांट की दूरी कम से कम 3 मीटर की होनी चाहिए। टॉल शैडी ट्रीज आर ग्रोन इन बिटवीन द कॉफ़ी प्लांट टू प्रोटेक्ट देम। बहुत बड़ी और शेड वाली ट्रीज उगाई जाती हैं कॉफ़ी प्लांट्स के बीच में, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और उनको जो है बहुत ज़्यादा ना लगे, गर्मी बहुत ज़्यादा ना लगे। ठीक, लॉट ऑफ चीप लेबर्स इज नीडेड टू ग्रो कॉफ़ी, इसमें बहुत सारे लेबर्स की जरूरत होती है। ब्राज़ील जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्ट करता है कॉफ़ी का पूरे वर्ल्ड। कॉफ़ी प्रोड्यूस्ड थ्रू द कंट्रीज ऑफ कंबोडिया, कोलंबिया, ठीक है, बहुत सारे और कंट्रीज, युगांडा, मैक्सिको, बहुत सारी कंट्रीज जहाँ पे कॉफ़ी बोई जाती है। इंडिया में बेसिकली कहाँ बोई जाती है? बोई जाती है कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कर्नाटका और तमिलनाडु में कॉफ़ी इंडिया में बोई जाती है। इसके बाद आते हैं हम रबर पे। जो रबर का आप इस्तेमाल करते हो कॉपी पे मिटाने के लिए, जिस रबर के शूज़ भी पहनते हैं हम लोग, टायर जो होती है आपके साइकिल की, बाइक की, कार की, ये सब रबर की बनी होती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रबर की ऐसी जो हम नहीं भी जानते उसका यूज़ भी करते हैं। ठीक है, तो रबर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तो रबर की रोडें भी बनती हैं। खैर, रबर जैसे इक्वेटोरियल क्रॉप है, इक्वेटोरियल एरियाज में ज़्यादा होता है। ठीक,
रबर को हॉट टेम्परेचर और वेट चाहिए, 27 डिग्री के आसपास इसको रेनफॉल चाहिए, मोर देन आपको क्या कहते हैं हीट चाहिए, गर्मी चाहिए, 27 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए, 150 डिग्री से ज़्यादा रेनफॉल होना चाहिए। ठीक, मलेशिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का, ठीक है, इंडोनेशिया के बाद, उसके बाद इंडोनेशिया है। रबर और भी जगह उगाया जाता है, थाईलैंड भी, इंडिया भी, श्रीलंका भी, बहुत सारी जगह उगाया जाता है। ठीक, फिर लास्टली आते हैं शुगर केन पे, फोटो बनी हुई है आपको, और शुगर केन के बारे में ज़्यादा बताना नहीं है क्योंकि आप जानते हो शुगर केन कैसा होता है, देखिए ये शुगर केन, ठीक है, खाए भी हो गया शुगर केन। तो इसको भी 21 से 27 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चाहिए, 125 डिग्री का सेंटीमीटर का उसको रेनफॉल चाहिए। इसमें फ़ायदा क्या होता है, एक बार आप ग्रो कर गया फिर आप उसको जड़ से मत उठाओ, मतलब थोड़ा सा छोड़ के, अगर पेड़ी जिसको कहते हैं पीढ़िया छोड़ के अगर काट दोगे तो फिर वो वहीं से ग्रो कर देगा। ऐसे एक बार उगा के आप 2-3 बार इसकी कटाई कर सकते हैं, एक बार ग्रो करके फिर मतलब लोग हटा देते हैं, तो बाद में भी होता है लेकिन इसलिए हटा देते हैं लोग क्योंकि भाई उसके बाद धीरे धीरे वीक होने लगता है, फिर चेंज कर देते हैं, ऐसा होता है। इट ग्रोज वेल इन द फर्टाइल एंड ड्रेन लोमी सॉइल, फर्टाइल और ड्रेन लोमी सॉइल में बहुत अच्छा होता है ये। शुगर केन में क्यूबा में और आपका ये ब्राज़ील में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, ये सब जगह यहाँ का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है शुगर केन का। उत्तर प्रदेश में जो है आपको कहाँ मतलब इंडिया के उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बोया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें अगर तो भाई एग्रीकल्चर का बहुत डेवलपमेंट हुआ है। 1960s के आसपास ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, पहला जो 5 ईयर प्लान था उसमें भी बोला गया एग्रीकल्चर को भी हम फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय इंडिया ने क्या कहते हैं कि नया सीड का इन्वेंशन हुआ, यानी सीड लाई HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, H का हाई, Y से यील्डिंग वैरायटी सीड, मतलब जो कम एरिया में ज़्यादा अनाज उगाए। भाई नॉर्मल सीड आप डालोगे अगर 1 किलो होता है या 10 किलो होता है मान लीजिए पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको डालने से 15 किलो, 16 किलो, 20 किलो के आसपास हो सकता है। लेकिन HYV सीड का थोड़ा सा नुकसान भी है, इसके लिए भाई केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब का इस्तेमाल आपको घर में करना होगा, सॉरी आपको खेत में करना होगा, और इन सब के इस्तेमाल, ज़्यादा इस्तेमाल से आप जानते हैं यहाँ के खेत खराब होते हैं और सामान खराब होता है। लेकिन क्या है, ये सारी चीज़ें हैं कि भाई रेडियो और टेलीविज़न पे आप देखेंगे तो अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलती रहती हैं और बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। अब तो किसानों के लिए कॉल सेंटर्स बनाए गए जहाँ किसान पूछ ले, फ़ोन करे पूछ ले, कोई कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो तो किसान क्रेडिट कार्ड बनाया गया। भाई किसान को क्रेडिट चाहिए तो किसान जाए अपने बैंक में, बैंक से पैसा उधार ले सकता है जोखिम होने के लिए। किसान के बहुत बार ऐसा होता है गवर्नमेंट्स आती है किसान के कर माफ़ कर देती हैं, किसान को लोन इजीली मिल जाता है ट्रैक्टर के लिए या इरिगेशन के लिए या प्लांटेशन के लिए, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट तो वैसे भी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हमारी कंट्री है, तो आप जो है किसानों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश हम लोग करते हैं ताकि जो है किसानों से ही हम लोग का देश, हम लोग का वर्ल्ड चल रहा है, तो वो खुश रहें, सुखी रहें, पेट उनका भरा रहेगा तो हमारा पेट भरेगा। खैर स्थिति बहुत ख़राब थी किसानों की, धीरे धीरे उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। ओके, यही आपका चैप्टर 5 था। अब आप अपना होमवर्क सुन लीजिए। अब आपको जो है होमवर्क दे दिया जा रहा है कुछ एक्सरसाइजेज पूरी ABCD, ठीक है, इतनी आपको कॉपी में लर्न भी करनी है और राइट भी करनी है। ओके, थैंक यू क्लास।